हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार एंड हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन करेंगे मेंसुरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड एसएससी क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का फाइनल चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक। वैसे काफी सारे बच्चे मेंसुरेशन के लिए वेट कर रहे थे, तो मेंसुरेशन फाइनली आ चुका है बच्चों। फाइनली बच्चों यहाँ पे हम लोग ने मेंसुरेशन को स्टार्ट कर लिया है। बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन फॉर टुडे बच्चों, कुछ चीजें सभी लोगों के लिए बतानी है। मेंसुरेशन का सबसे पहला सेक्शन, जो सबसे पहला जो लेक्चर था मैंने लिया था, वो सॉलिड फिगर्स के ऊपर था। आज भी हम लोग कंटिन्यूएशन करने वाले बच्चों सॉलिड फिगर्स के एडवांस प्रॉब्लम्स के ऊपर। अगर आप लोगों ने सॉलिड फिगर्स के सारे फॉर्मूले, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड ऑल दिस थिंग्स, उनका फॉर्मूले अब तक पढ़ा नहीं है, तो मैंने वहां पे लेक्चर नंबर 1 में, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बच्चों आप लोग को लिंक, वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको लिंक मिलेगा, जाकर देखो। सबसे पहला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लोग को सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। सबसे पहला उसको देखो, अच्छी तरह से समझो। वहां पे कुछ 4 मैंने बेसिक क्वेश्चंस भी लिए हैं आप लोग के टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, तो आप लोग वो पहले देख सकते हैं। इफ यू रियली अंडरस्टैंड दोस टॉपिक्स, देन आप लोग ये वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। एट द सेम टाइम बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको और भी लिंक्स मिलेंगे। सबसे पहला आप लोग को टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहां पे जाकर जुड़ जाना बच्चों, ज्वाइन हो जाना, तो कि आप लोग को सारे टॉपिक्स मिल सके, सारे नोट्स मिल सके जो मैं आप लोग को पढ़ाता हूं यहाँ पे। एट द सेम टाइम बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड वीडियो जेन्युइनली पसंद आएगा तो लाइक करना भी ना भूले, एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। तो आज हम लोग यहाँ पे एडवांस प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं बच्चों। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पार्ट, आई वुड लाइक टू से ये लंबा जाने वाला है वीडियो बच्चों, काफी लंबा जाने वाला है, बिकॉज इसमें मैंने सॉलिड फिगर्स को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया है। आपके चैप्टर में सॉलिड फिगर्स से रिलेटेड टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो आज मैं उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने वाला हूं। तो वीडियो को चाहो तो आप 1.25x या फिर 1.5x में देख सकते हैं, अगर आपको मैथ समझने की ताकत आप में है तो। बट अगर आप लोग को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा वीडियो हो रहा है, तो यू कैन एक्चुअली वॉच दिस वीडियो इन फ्रैगमेंट्स। थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट देखकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर आप लोग फिर से रेज्यूम कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन डू, बिकॉज वीडियो लंबा जा सकता है। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 7.1 का ही, क्वेश्चन नंबर 11 में डायरेक्टली पहुंच गया हूं। आपको याद होगा बच्चा, पहले लेक्चर में मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस लिए थे, 1 2 3 4। उसके बाद 5th क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, यहां पे भी डायरेक्टली 11th में जा रहा हूं, बिकॉज आई एम गोइंग टू गो विद अ लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो मैंने रैंडमली कैसे भी चुने हैं बच्चा, जैसे आप लोग को इजी लगे उस हिसाब से, कैसे आपको डिफिकल्ट लगेंगे क्वेश्चंस, उस हिसाब से मैं गया। तो सबसे पहला मैंने 11th क्वेश्चन इसलिए उठाया बिकॉज ये क्वेश्चन ज्यादा इजी था। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल शोन इन द फिगर। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग को एक बीच बॉल है, जो मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही डायग्राम को उठाया है, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे बीच बॉल दिख रहा होगा। अब सबको पता है बच्चों, बीच बॉल जो होता है, बॉल तो स्फेरिकल होता है, मतलब यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल फिगर की बात हो रही है वो एक स्फीयर की बात हो रही है। चलो, यहाँ पे स्फीयर में ना बच्चा, अगर आप लोग देखोगे एक डायमेंशन देके रखा है बच्चा, तो वो डायमेंशन है 42 सेंटीमीटर। जरा सोचो बच्चों, वो 42 सेंटीमीटर क्या रहेगा। एब्सोल्युटली बच्चा, वो 42 सेंटीमीटर जो आप लोग को दिख रहा है वो एक डायमीटर है, और रेडियस नहीं। तो यहाँ पे डायमीटर देकर रखा है 42 सेंटीमीटर, एंड हमें हर फॉर्मूले में रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो बच्चा यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का डिवाइड बाय 2, हाफ हो जाएगा। तो रेडियस विल बी इक्वल टू कितना बच्चों, देयरफॉर रेडियस विल बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। चलो, मिल गया। आगे बच्चों, इन्होंने हमसे 2 चीजें मांगी है बच्चा। सबसे पहला सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था बच्चा, मैंने आपको सरफेस एरिया ऑफ अ मौसम्बी बताया था बच्चा, आपको शायद से याद होगा। मौसम्बी, कितने मौसम्बियां लगते हैं, कितने सर्कल्स लगते हैं मौसम्बी को भरने के लिए, 4। तो सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों, मैंने मेरे सबसे पहले लेक्चर में ये भी बताया था कि आपको पाई का वैल्यू 3.14 कब डालना है एंड 22/7 कब डालना है। वैसे कभी ना कभी महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर्स में स्पेसिफाई करते हैं, बट अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आपको कैसे सोचना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आर का वैल्यू 21 है, तो यहां पे 22/7 विल बी द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 यूज किया और यहां पे आर स्क्वायर जो कि 21 स्क्वायर कर दिया, तो सबको पता है बच्चों 7 के टेबल में 21 आता है, तो इजी कैलकुलेशन हो सकता है। दिस इज समथिंग यू कैन रिमेंबर बच्चा, दिस इज समथिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चा, यहां पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू 21 इंटू 21 है, तो 7 के टेबल में एक 21 कटेगा, 3 हो जाएगा, एंड एक और 21 बचेगा। आपको सिर्फ 4 इंटू 22 इंटू
3 मल्टीप्लाइड बाय 21 करना है। ये कैलकुलेशन मैंने आज बताया नहीं है बच्चों, बिकॉज धीरे धीरे कैलकुलेशंस आप सभी लोग खुद से करोगे, इसका मुझे आशा है बच्चा आप खुद करोगे। इसका आंसर मैंने डायरेक्टली लिख लिया बच्चा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज यूनिट सेंटीमीटर था एंड एरिया निकालने बोला। तो ये कैलकुलेशन खुद के करके देखना बच्चा, यहाँ पे आपको ये मिलना चाहिए। बट सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज आपको वॉल्यूम भी निकालना है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था बच्चा? वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 को वैसे ही रखो बच्चा, मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू सबको पता है 22/7 रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। आर का क्यूब मतलब 21 का क्यूब। फिर से बच्चों कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी एन इजी कैलकुलेशन। 7 के टेबल में 21 आता है, बट 21 वहां पे 3 बार है, तो 7 1 7 3 करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे अगर एक कैलकुलेशन करते हो तो आपको एक परफेक्ट आंसर मिल जाएगा बच्चा। 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22, क्योंकि 7 गायब हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। यस बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। मेंस्युरेशन में कभी किसी ने नहीं बोला है बच्चों कि कैलकुलेशन छोटा होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी देयर, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट में आपको सिखा सकता हूं, बट कैलकुलेशन इज समथिंग जो आप लोग को खुद से करना ही पड़ेगा बच्चों। तो यहां पे 38,808 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, बिकॉज वॉल्यूम पूछा है। एंड फाइनली आप लोग यहां पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल आर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 38808 सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली, क्योंकि मैंने वहां पे अलग अलग से लिखा है। तो बच्चों यहां पे दिस इज द फाइनल आंसर फॉर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। चलो गोइंग फर्दर फॉर एन अनदर वन बच्चा, प्रैक्टिस सेट 7.1 का ही लिया है, बट अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 में मुड़ गया, बिकॉज अभी मुझे लगता है ये क्वेश्चन स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है। द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. It is melted and a cone of height 24 सेंटीमीटर is made. Find the radius of its base. अब अच्छा, ये क्वेश्चंस, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस और भी आगे आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हमेशा एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बच्चों मैं यहां पे कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। बच्चा यहां पे है ना, एक क्यूबॉइड हुआ करता था मेरे पास, एंड वो क्यूबॉइड को मैंने मेल्ट किया एंड मैंने उसी को कोन में कन्वर्ट किया। बच्चा ध्यान से सुनना, अगर मेरा एक क्यूबॉइड था जो कि एक ज्योमेट्रिकल शेप है कोई तो, एंड उसको मैंने दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप में सॉलिड फिगर में कन्वर्ट किया जो कि कोन है। आपको पता है बच्चा, चाहे इसको मेल्ट करके आप दूसरे इसमें कन्वर्ट करो, इन दोनों का वॉल्यूम कभी बदलता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना बच्चा, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि बच्चा अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक मेटालिक बॉल था बच्चा, जिसमें मैं 4 लीटर पानी भर सकता था, अब मैंने वो मेटालिक बॉल को अचानक से एक मेटालिक कोन में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको नहीं लगता बच्चा मटेरियल तो वही होने के वजह से उसमें भी 4 लीटर भर सकता था, इसमें भी मैं 4 लीटर पानी भर सकता हूं, मतलब द वॉल्यूम नेवर चेंजेस। तो जब भी बच्चा ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जहां पे एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप को दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, यह बात याद रखें। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? आई होप सबको समझा। बट चलो, इसको पहला स्टार्ट करने से पहले कुछ डायमेंशंस को लिखे। अब सबसे पहले इन्होंने क्यूबॉइड की बात की है, तो सबको पता है क्यूबॉइड में जो 3 डायमेंशंस दिए हैं वो उसका लेंथ होता है, उसका ब्रेड्थ होता है एंड उसका हाइट होता है। तो बच्चा यहां पे मैं लिखूंगा क्या, लेंथ इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 21 एंड हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वैसे आप किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेड्थ और किसी को भी हाइट अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने सीरियल वाइज कर लिया। इसको मैंने लिखा बच्चा डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड। उसके साथ साथ बच्चा मुझे कोन भी दिया है यहां पे, तो मैंने कोन का भी डायमेंशन लिखा। उसका डायमेंशन क्या लिखा है बच्चा, हाइट देके रखा है, सिर्फ रेडियस नहीं दिया है, उल्टा रेडियस हमें फाइंड करना है। तो मैंने हाइट लिखा बच्चा 24 सेंटीमीटर, बट आप देख सकते हैं मैंने हाइट को कैपिटल एच लिखा। क्यों स्मॉल एच नहीं लिखने का रीजन ये था, बिकॉज मैंने ऑलरेडी स्मॉल एच क्यूबॉइड के लिए डिफाइन किया था। कंफ्यूजन नहीं होने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है, H1 H2 करके भी लिखते हैं, वो भी कंप्लीटली फाइन है, बट आपकी मर्जी है, बट आप लोग को अलग अलग नाम डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर निकाला और मुझे रेडियस निकालना है। अभी यहाँ पे लिखा बच्चा डायमेंशंस ऑफ अ कोन। अब मैंने क्या बोला बच्चा कि एक पर्टिकुलर चीज को, अ क्यूबॉइड इज मेल्टेड इनटू अ कोन, अगर मैंने उसको मेल्ट किया है तो उनके दोनों के वॉल्यूम सेम रह जाते हैं। तो बच्चा मैं यहां पे बोल सकता, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ कोन।
बहुत सिंपल। अब बच्चा आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है, आपको वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला भी पता है, आपको सिर्फ यहां पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड मतलब LBH होता है बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन। मैंने बताया था बच्चा आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बट मैंने देखो बच्चों एच कैपिटल लिखा है, अभी भी आर को मैंने कैपिटल क्यों नहीं लिखा? वैसे तो आप लिख सकते थे बच्चा, बिकॉज यहां पे आर को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं था, आर को ही और नहीं दिख रहा है आप लोग को, इसलिए मैंने आर को स्मॉल ही लिखा। आप चाहो तो कैपिटल आर लिख सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां पे बच्चों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। LBH मतलब 44 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1/3 वैसे ही रहेगा। पाई आर स्क्वायर एच पे बच्चों मैं पाई का वैल्यू क्या डालूंगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहां पे मैं पाई का वैल्यू डाल रहा हूं 22/7। अब आप सोच में पड़ रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया 22/7। बता आप अच्छी तरह से देखो बच्चों, हमेशा 7 के टेबल में ही आने वाले नंबर्स को ढूंढना ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चा लेफ्ट हैंड साइड में एक 44 करके नंबर दिख रहा होगा बच्चा आप लोग को, जो 22 के टेबल में जरूर आता है। अगर मैं ये 22 को वहां पे शिफ्ट करूंगा तो वो 44 उसमें जरूर जाएगा। आपको दिखा बच्चा, इसलिए मैंने 22/7 लिया। आप लोग को नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। चलो मल्टीप्लाइड बाय बच्चा आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू पता नहीं है, उल्टा उन्होंने हमसे वही फाइंड करने बोला है, मल्टीप्लाइड बाय एच, एंड एच का वैल्यू क्या है बच्चों यहां पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? एच का वैल्यू है 24। अब बच्चा मुझे अगर यहां पे आर का वैल्यू निकालना है, जो कि अभी फिलहाल आर स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मुझे सारे चीजों को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जरा शिफ्टिंग करते वक्त जरा संभल कर करना बच्चा। यहां पे देखो क्या होने वाला है, 44 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 12 वैसे ही रहेगा, एंड वो नीचे 3 into 7 है वहां पे हो जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो 44 मल्टीप्लाइड बाय 21 into 12 into 3 into 7 बनेगा, डिवाइडेड बाय यहां बच्चा जो ऊपर वाले पार्ट है वो नीचे हो जाएंगे, मतलब 22 मल्टीप्लाइड बाय 24 हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू द आंसर टू बी आर स्क्वायर का वैल्यू। बट बच्चों अभी यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन में बता रहा हूं, आगे जाकर मैं शायद से ना बता पाऊं बच्चों। पहली बार है ऐसे टाइप ऑफ कैलकुलेशन आ रहा है तो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता रहा हूं, नेक्स्ट टाइम आप खुद से करोगे बच्चों। ओके 22 के टेबल में 44 कब आता है? 22 1 जार 22 2 जार। उसके बाद बच्चों चाहो तो आप 12 और 24 को भी कैंसिल कर सकते थे, मैंने नहीं किया। 3 1 जार किया बच्चा, 3 और 24 को कैंसिल किया, 3 1 जार 3 8 जार। फिर बच्चों आप लोग देख सकते हो 8 और 12 को मैंने कैंसिल किया, मतलब देखो यहां पे देख सकते हो ये वाला, तो आप ये दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, 4 3 जार 4 2 जार, एंड फिर वो जो 2 बचा है उस 2 को भी मैंने उस 2 के साथ ऊपर वाले कैंसिल किया। तो मेरे पास बचता क्या क्या नंबर है बच्चों आपके सामने प्रेजेंट है। इसके बाद बच्चा मुझे आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 21 into 3 into 7। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मैंने नहीं किया। 21 into 3 into 7 को मैंने 21 into 3 into 7 21 ही लिखा। ऐसा क्यों लिखा होगा बच्चों? क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू अगर 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 है तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ दैट, एंड दैट इज विल बी ओनली 121। वेरी सिंपल। मुझे यहां पे रेडियस मिला, फाइनल लिख सकता है बच्चा द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन विल बी 21 सेंटीमीटर, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी चीज को, अगर कोई भी मटेरियल को दूसरे मटेरियल में आप कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। वेरी इजी। चलो लेट्स गो फॉर एन अनदर क्वेश्चन। यहां पे प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली ले लिया, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़े बहुत इजी है एंड कंपैरेटिवली सेम है। अगर हम लोग देखेंगे बच्चा, द रेडियस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर, इट वॉज मेल्टेड टू मेक अ वायर ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब बच्चा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ यहां पे यूनिट्स का फर्क हो गया। चलो यहां पे दो टाइप के चीज है, सबसे पहला मेटालिक स्फीयर की बात हो रही है, और दूसरा बच्चा मेटालिक वायर की बात हो रही है। स्फीयर मतलब स्फीयर ही होता है, सबको पता है, बट वायर क्या होता है? वायर एक सिलेंडर होता है बच्चों, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। मतलब यहाँ पे दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात हो रही है। सबसे पहला बच्चा मेटालिक स्फीयर का रेडियस देकर रखा है, तो आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर डायमेंशन ऑफ अ स्फीयर। उसके बाद बच्चों यहां पे इट वॉज मेल्टेड टू मेक अ वायर ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर। डायमीटर देकर रखा है, बट मैं इसको स्मॉल डी नहीं लिख सकता, मैंने इसको कैपिटल डी लिखा, बिकॉज हम अलग इसमें आ रहे हैं, अलग ज्योमेट्रिकल शेप में आ रहे हैं। d इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर, मुझे डायमीटर से लेना देना ही नहीं होता है, तो मुझे रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चा? देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। बट फिर से मैं 2 मिलीमीटर का क्या करूं? पूरा सवाल ही बच्चा सेंटीमीटर में है, तो मैं मिलीमीटर का क्या करूं? तो मैंने मिलीमीटर को
सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं मुझसे, एंड पूछा भी है, एंड आपके मन में भी एक सवाल उठा होगा, सर आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों किया? इससे अच्छा ऊपर r इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर दिख रहा है, आई एम सॉरी 9 सेंटीमीटर दिख रहा है, उसको आप 90 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, डेसिमल से बच सकते थे। मैं बोलता हूं जरूर कर सकते हैं। वेरी गुड। तो आपको जो आंसर मिलेगा फाइनली वो आपको मिलीमीटर में मिलेगा, बट वो चल जाएगा। बट इट्स कंप्लीटली मेक श्योर कि बच्चों आप लोग जो भी कर रहे हैं आप एकदम परफेक्टली कर रहे हैं। तो चाहो तो आप 9 सेंटीमीटर को 90 मिलीमीटर करके आ सकते हैं एंड कैलकुलेशन कर सकते हो। मुझे यहाँ पे डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं आया तो मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। मोस्टली मुझे सेंटीमीटर में रखना ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने किया, बट यू कैन डू एनीथिंग दैट यू विश। ओके, चलो r इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर मिला, एंड यहां पे मैंने लिखा डायमेंशंस ऑफ अ सिलेंडर बिकॉज वायर इज अ सिलेंडर आफ्टर ऑल। सिंपल है। अब बच्चा यहां पे सबको पता है कि मैंने जो स्फीयर को है उसी को सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि वायर में मेल्ट किया है। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। हमने अभी पढ़ाई किया बच्चों इसके बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है सभी लोगों को पता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मैंने 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट इधर बच्चा पाई आर स्क्वायर एच ऐसा लिखा है क्योंकि आर भी कैपिटल लिखा है बच्चों एंड एच भी कैपिटल लिखा है, एंड हमें एच का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे पता चला एच का वैल्यू फाइंड करना है? ऊपर देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। जिसका लेंथ होता है सिलेंडर के लिए वही उसका हाइट होता है, सबको पता है। तो यहां पे h फाइंड करना है। सारे वैल्यूज तो है, जरा सब्स्टिट्यूट करके देखो बच्चों। 4/3 विल रिमेन द सेम। अगर आप देखोगे r का वैल्यू 9 सेंटीमीटर जरूर है यहां पे, एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैं 22/7 डालू या 3.14 डालू, ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में आता है। बट बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना एंड उसको ऑब्जर्व करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे अगर मैं आपको बोलूंगा कि पाई का वैल्यू ना आपको 3.14 डालना है ना 22/7 डालना है, तो क्या आप शॉक हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे? बिल्कुल मत होना। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें ना 3.14 डालने की जरूरत है ना 22/7, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक पाई है और राइट हैंड साइड में भी एक पाई है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल करेगा। तो जरूरत ही क्या थी? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट बच्चों? फैंटास्टिक। तो बच्चा पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचता है आर क्यूब, एंड आर क्यूब मैंने 9 क्यूब लिख लिया। हाँ, अभी फिलहाल मैंने नहीं लिखा है आपको बताने के लिए, आगे आगे जाकर मैं डायरेक्टली करूंगा। यहां पे बच्चा पाई का वैल्यू फिर से गायब हो गया एंड आर स्क्वायर एच हो गया। सो पाई पाई गेट्स कैंसल्ड। यहां पे बच्चों 4/3 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब मतलब 9 क्यूब बनेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 0.2 है तो 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच बनेगा। वेरी सिंपल। अच्छा, अगर आपको यहां पे h का वैल्यू फाइंड करना है तो सबको पता है 4/3 विल रिमेन द सेम, एंड वहां पे 9 का जो क्यूब है उसको मैं 9 into 9 into 9 लिखा। मैं हमेशा ऐसा करता हूं ताकि कैलकुलेशंस इजी बन सके। डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, बच्चा वो 0.2 स्क्वायर दिख रहा है, उसको यहां पे लेके आएंगे तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 हो जाएगा, जो कि मुझे 0.04 देगा। इज इक्वल टू बच्चों h का वैल्यू मिला है। अब बच्चों ये वाला कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लगता होगा, क्योंकि 0.04 एंड जो 4 है वो अगर कैंसिल होंगे तो 100 मिलेगा, या फिर आप मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड करोगे तो भी मिल जाएगा आपको 100। 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 आता है। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है? 100 into 3 into 9 into 9 करना है। बहुत सिंपल। 9 into 9 81 होता है। 81 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो आपको सबको पता है बच्चा क्या आंसर आने वाला है। मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, h का वैल्यू आपको मिल जाएगा बच्चा 24300 एंड दैट विल बी इन सेंटीमीटर। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि आप लोग ने जो आंसर लिखा है वो गलत है, यह आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं, बट बच्चों जब सेंटीमीटर में इतना बड़ा आंसर मिलता है, या फिर कभी कभी कुछ बच्चे मिलीमीटर में निकालेंगे तो उनको भी बड़ा आंसर मिलेगा, तो इट विल बी ग्रेट बच्चा, इट विल बी बेस्ट कि आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके आए, क्योंकि काफी बड़ा आंसर हो रहा है तो आप इसको मीटर में लिखें। तो बच्चा मीटर में करने के लिए आपको सबको पता है बच्चा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। तो यहां पे आपका h का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर डिवाइड बाय 100 करोगे तो 243 मिलेगा, तो इट विल बी 243 मीटर्स। And that's how you finally write the answer बच्चा यहाँ पे कि the length of the wire is 243 meters, and this is how you complete this question as well, and it was as simple as that। था कि नहीं बच्चा? बहुत ही इजी क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगा होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन भी है, राइट? चलो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन हो गया है, फिर से हम प्रैक्टिस सेट 7.1 में आते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों वो है फिगर शोज अ टॉय
यहाँ पे आपको एक टॉय दिख रहा है बच्चों, एक अच्छा खासा हंसता खिलता टॉय है। ये टॉय को जरा देखो बच्चों, तो यहाँ पे एक कॉम्पोजिट फिगर मिलेगा। अब बच्चा आप लोग ने कॉम्पोजिट फिगर ये वर्ड कभी जिंदगी में नहीं सुना है तो आज सुन लेना। कॉम्पोजिट ये वर्ड पहली बार आया होगा आपके मन में, बट ये आगे जाकर बहुत बार आने वाले हैं वर्ड्स। कॉम्पोजिट का मतलब होता है बच्चा मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स। तो कॉम्पोजिट मतलब आपको जाकर कंपोजिट फंक्शन 11th स्टैंडर्ड में सुनने को मिलेगा। यहां पे मैंने इसको कंपोजिट डायग्राम क्यों बताया, बिकॉज यहां पे आपको दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के कॉम्बिनेशन मिल रहा है। आपको देख सकते हैं बच्चा, नीचे वाला जो पार्ट है, लोअर पार्ट, वो हेमिस्फीयर है, एंड ऊपर वाला जो पार्ट है बच्चा वो एक कोन है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड फिगर्स, इसको कंपोजिट फिगर बोलेंगे। अब कंपोजिट फिगर के सवाल होते तो बड़े आसान है, बट इसमें बहुत कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं एंड बहुत फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं। यहां पे बच्चा फाइंड वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर शोन इन द फिगर, एंड आपको स्पेसिफिकली बोला है बच्चों पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए। अब बच्चों यहां पे डायग्राम को जरा अच्छी तरह से देखो तो कुछ डायमेंशंस मिल रहे हैं। सबसे पहला डायमेंशन मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चा कोन का। जरा बच्चा कोन का डायमेंशन देखो तो आपको क्या क्या मिल रहा है। यहां पे उन्होंने हमें रेडियस देके रखा है 3 सेंटीमीटर, एंड उन्होंने हमें परपेंडिकुलर हाइट जो कि h होता है वो देके रखा है 4 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पे लिखा r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। सिमिलरली बच्चा मैं यहां पे डायमेंशंस ऑफ क्या निकाल सकता हूं, हेमिस्फीयर भी निकाल सकता हूं। बट बच्चा अभी यहां पे जरा अच्छी तरह से ध्यान से देखो। आप यहां पे देखोगे तो उन्होंने वॉल्यूम निकालने बोला एंड सरफेस एरिया निकालने बोला। अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ अ कोन शायद फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता देता हूं बच्चा। सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला था पाई आर एल। एल पता है बच्चों, एल का मतलब स्लैंट हाइट हुआ करता था, मैंने पिछले सेशन में बताया है। तो अगर आपको यहां पे आर मिला है और h मिला है तो आपको स्लैंट हाइट l निकालना पड़ेगा। तो l का यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, l इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। आप तो अभी बच्चे नहीं रहे, आपको पता है इसका आंसर क्या मिलने वाला है। रूट ऑफ 25 विच विल गिव मी द आंसर एज कितना मिलता है बच्चा 5। तो यहां बच्चों एल का वैल्यू आप लोग को मिलेगा 5 सेंटीमीटर। मैंने सारे डायमेंशंस निकाल के रखे। अब बच्चा डायमेंशंस ऑफ अ हेमिस्फीयर में आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हेमिस्फीयर का जो डायमेंशन है सभी लोगों को पता है बच्चा, एक हेमिस्फीयर को सिर्फ एक ही डायमेंशन की जरूरत पड़ती है एंड वो है उसका रेडियस। बट जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो रेडियस है जो कि मैंने कैपिटल आर में लिखा है वो भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्टली जुड़ रहे हैं। बराबर है। अब चाहो तो इसको r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्मॉल r भी लिखते तो भी चलता, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r दोनों भी सेम है, राइट। चलो अभी उन्होंने सबसे पहले हमसे मांगा है बच्चा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब बच्चा वॉल्यूम ऑफ द टॉय अगर मुझे निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूं, द वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाइड बाय द टॉय इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द हेमिस्फीयर प्लस द वॉल्यूम ऑफ द कोन। मतलब दोनों का वॉल्यूम का एडिशन करेंगे तो मुझे वॉल्यूम ऑफ द टॉय मिलेगा। As simple as that। अब बच्चा वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर का फॉर्मूला सबको पता है, कितना है बच्चा, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब, नॉट 4/3, बिकॉज स्फीयर का 4/3 होता है। तो पाई आर क्यूब लिखा प्लस वॉल्यूम ऑफ अ कोन भी सबको पता है बच्चों कितना होता है, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों जरा भी यहां पे मैंने गलतियां नहीं की है। कैपिटल आर मैंने कहां डालना है वहां पे डाला है, स्मॉल आर कहां पे डालना है परफेक्टली डाला है, आप गलतियां मत करना। अब बच्चों जरा ये ध्यान से देखना, ये चीज को मैंने फिर से वहां पे कॉपी किया है अगले स्लाइड में, बट अगले स्लाइड में देखो मैंने क्या किया है, 2/3 पाई आर क्यूब जो था कैपिटल आर, मैंने उसको स्मॉल आर लिखा एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर लिखा। क्यों ऐसा लिखा, इसका रीजन था क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर इन आवर केस टुडेज इज द सेम था ना बच्चा, 3 सेंटीमीटर ही था दोनों, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ऐसा मैंने लिखने का रीजन क्या था, ताकि मैं इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकाल सकूं। अब बच्चा सबको पता है इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, पहले में 2/3 है, दूसरे में 1/3 है, तो 1/3 कॉमन ले सकते हैं। दोनों में पाई है, दोनों में से पाई कॉमन ले सकते हैं। एक में आर क्यूब है, दूसरे में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। मतलब 1/3 कॉमन लिया जा सकता है, पाई कॉमन लिया जा सकता है एंड आर स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। ब्रैकेट में बचेगा क्या, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1/3 गया एंड पाई आर स्क्वायर गया तो 2r बचा।
एंड इसमें 1/3 गया एंड पाई आर स्क्वायर गया तो h बचा, बराबर है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज बच्चों। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, उन्होंने स्पेसिफिकली पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है तो हम यहां पे छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय r का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2r प्लस h मतलब 2 into 3 प्लस 4 हो जाएगा। सिंपल। 1/3 को वैसे ही रखो, तो बट मैंने 1/3 को वैसे रख सकता था बट मत रखो, आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर है वहां पे और 3 है तो कैंसिल हो जाएगा, एक 3 वैसे भी कर सकते हैं। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय एक ही 3 बचेगा, 3 to the 6 है, 6 plus 4 10 हो जाएगा, आपको यहां पे मिल गया। आपको नहीं लगता कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही आसान है बच्चों? ये तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। यू गेट द आंसर फाइनली बच्चा 94.20 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, बिकॉज वॉल्यूम बोला था। आपने सबसे पहला क्वेश्चन कर लिया। अब बच्चा दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। उन्होंने बोला है सरफेस एरिया ऑफ द टॉय भी निकालो। चलो सरफेस एरिया निकालते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पे सरफेस एरिया को SA करके लिखा है। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग सरफेस एरिया को पूरा लिखें। आपको क्या जाता है, यहाँ पे मुझे थोड़ा जगह नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, आप उसको सरफेस एरिया लिख के। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर अगेन प्लस सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था बच्चा? हेमिस्फीयर का, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर था, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर एल होता है। अब फिर से बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर को मैं 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, बिकॉज आर एंड आर आर द सेम। एंड यहां पे बचा पाई आर एल, मैंने रीजन फिर से लिखा आर इज इक्वल टू आर। फिर से कुछ कॉमन ले सकते हैं कि हाँ, दोनों में से पाई आर को कॉमन लिया जा सकता है। सो इफ आई टेक पाई आर कॉमन तो क्या बचता है बच्चों? 2r बचता है एंड l बचता है, तो 2r प्लस l बचेगा। फिर से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। पाई का वैल्यू 3.14 है, r का वैल्यू यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू r प्लस l, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 हो जाएगा, बिकॉज l का वैल्यू 5 है। यहाँ पे बचा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3, आई केप्ट एज इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 3 2 6, 6 प्लस 5 होता है 11। अगेन अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन बच्चों, इट विल टेक अ मिनट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट दिस थिंग। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, बिकॉज सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो फाइनली बच्चा यू कैन कंक्लूड योर आंसर ओवर हियर दैट द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आर 94.20 सेंटीमीटर क्यूब एंड 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर respectively, and this is how you complete a 3 mark question over here, and it is as simple as that। तो बच्चों 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क के लिए भी बोल सकते हैं, कुछ पता नहीं, बट ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बड़े बड़े ही होते हैं। चलो लेट्स गो फॉर एन अनदर क्वेश्चन बच्चों। आई होप सबको समझ में आ रहा है। बच्चों आपको लगता है कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं अभी, आपको लगता है कि आपने काफी पढ़ लिया है, वीडियो को पॉज करें या फिर बंद करें, फोन को बाजू में रखें, नोट्स को डाउनलोड करें, पहला इतना सॉल्व करें। अगर आपको लगता है इतना हुआ है तो आगे आपको लगता है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ही वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। चलो यहां पे प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। इन द फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन इच वन। बाप रे, कंपोजिट फिगर का एक लेवल इन्होंने आगे बढ़ा दिया। अब जरा देख सकते हैं बच्चा इस डायग्राम को, तो आपको दिखेगा सबसे पहला जो पार्ट है वो एक हेमिस्फीयर है, उसके बाद का जो पार्ट है वो एक सिलेंडर है, एंड उसके बाद का जो पार्ट है वो एक क्या है बच्चा? कोन है। तो इन्होंने कंपोजिट फिगर को अभी 3 डायग्राम्स में बांटे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। वैसे इन्होंने हमें 3 अलग अलग देकर डिफिकल्टी बना दिया, उल्टा इजी बनाया, बिकॉज इन्होंने हमसे वॉल्यूम नहीं मांगा है, अभी सिर्फ टोटल एरिया मांगा है। अब अच्छा, टोटल एरिया ऑफ द टॉय निकालने से पहले कुछ डायमेंशंस लिखा जाए। सबसे पहला डायमेंशन लिख रहा हूं बच्चा हेमिस्फीयर का, जो सबसे पहला पार्ट बन रहा है। हेमिस्फीयर के लिए हमें सिर्फ रेडियस की जरूरत पड़ती है बच्चों। अगर डायग्राम में देखो तो उन्होंने हमें ना कोन का रेडियस दिया है, बट कोन का रेडियस आपको नहीं लगता बच्चा हर एक का रेडियस सेम ही होगा, बिकॉज सब कुछ एकदम एक ही लाइन में है। तो बच्चा मैंने यहां पे लिखा r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सेम टू सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों डायमेंशंस ऑफ अ सिलेंडर के पास। अब बच्चा सिलेंडर का डायमेंशन आपको क्या क्या लगता है? सिलेंडर में आपको रेडियस लगता है और आपको हाइट लगता है। अब यहाँ पे रेडियस को मैंने फिर से r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लिखा। आप बोलोगे सर कैपिटल R क्यों नहीं? मैंने लास्ट टाइम लिखा था आपको बताने के लिए, बट मुझे लगता है अभी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बिकॉज आपको सबको पता है कि सब में यहाँ पे R जो है वो यूनिवर्सल है, सबका R सेम है, तो मैं क्यों लिखूं? तो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लिखा बच्चा, एंड हाइट यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लिखा। एंड फिर डायमेंशंस ऑफ अ कोन में गया, तो कोन का डायमेंशन आप देखोगे तो रेडियस देकर रखा है एंड परपेंडिकुलर हाइट देकर रखा है। तो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां पे मैंने H का वैल्यू कैपिटल कर दिया, मतलब H का जो अल्फाबेट है। क्यों? क्योंकि ऊपर H जो है वो अलग है,
एंड यहाँ पे h जो है वो अलग है। समझ में आया बच्चों? अगर आप लोग को यहाँ पे R1, R2, R3 ऐसे करना होता तो चल जाता, बट वो थोड़ा कंफ्यूजन होता, राइट? अब बच्चे यहाँ पे मुझे R और H मिलने के बाद मेरा काम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एरिया निकालने बोला है, तो सबको पता है बच्चा सरफेस एरिया में पाई आर एल आता है, तो एल का वैल्यू निकालेंगे अगेन विद द सेम फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। अगेन बच्चा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, सेम 25 ही मिलने वाला है। सेम टू सेम मुझे एल का वैल्यू 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा जैसे प्रीवियस में मिला था। अब बच्चों यहां पे इन्होंने हमसे टोटल एरिया निकालने बोला है। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आप लोग को कंफ्यूजन के बारे में बताना चाहूंगा। कंफ्यूजन यह है कि बच्चों को लगता है टोटल एरिया निकालने बोला है मतलब टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है वो नहीं। टोटल एरिया निकालने बोला है बच्चा, तो टॉय का पूरा एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया मतलब टोटल यहां पे जो सरफेस एरिया निकालना ही है। बट अगर आप देखोगे बच्चे यहाँ पे सरफेस, अंदर का सरफेस का कोई मायने ही नहीं रखता है। यहाँ पे ना वो सिलेंडर के अंदर के सरफेस का मायने रखता है, ना वो हेमिस्फीयर का, ना हमें यहाँ पे कोन के अंदर के सरफेस का मायने। हम लोग को सिर्फ बाहर का ही एक्सटर्नल सरफेसेस ही निकालना है। और आप देख सकते हैं बच्चा तीनों का भी एक्सटर्नल सरफेसेस कर्व्ड है। तो बच्चा हम लोग को यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ द टॉय निकालना रहेगा, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकालना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होता है? सबको पता है, इट्स 2 पाई आर स्क्वायर। प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? वो भी सबको पता है बच्चों, कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना होता है बच्चों? एवरीवन नोस पाई आर एल होता है। तो ये सारी चीजें आपको मिल चुके हैं। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से पहले मेक श्योर कि आप यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर जो भी है उसमें कॉमन लेना सीखो। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल में मैंने कॉमन निकालने की कोशिश की। दोनों में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 2 कॉमन है, बिल्कुल नहीं, इनमें 2 कॉमन नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के दोनों के पास ही सिर्फ 2 कॉमन है, सबके पास नहीं है। इनके पास पाई कॉमन है और इनके पास आर कॉमन है, तो मैं पाई आर को कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं पाई आर को कॉमन लेता हूं तो 2r बचेगा इन द फर्स्ट वन, सेकंड में बच्चा पाई आर लेता तो 2h बचेगा एंड दूसरे में l बचेगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज बच्चों यहां पे। तो अभी जरा इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चा, मैंने पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 क्यों लिखा होगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों सभी लोगों के लिए, जरा संभल कर देखना बच्चों। मैं आपको बताता हूं, मल्टीप्लाइड बाय आर। आर का वैल्यू कितना बचा? 3 था। अब 7 के टेबल में 3 तो नहीं जाता, तो क्यों किया देखता हूं। यहां पे बचा मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू एच मतलब 2 इंटू 40 और एल का मतलब 5 था। अब यहां पे बच्चों 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो कर लिया, 2 3 जार होता है 6, 42 जार होता है 80, 80 प्लस 6 कितना होता है? 86, 86 प्लस 5 होता है 91। क्या यहाँ पे बच्चों 7 के टेबल में 91 जाना पॉसिबल है? ऑफ कोर्स जाना पॉसिबल है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने तो बाद में सॉल्व किया इसलिए आपको पता चला, पहले हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है बच्चों तो आप पाई को पाई ही रखे लास्ट मोमेंट तक, एंड बाद में लास्ट में आप लोग चाहो तो उसका सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि चाहे तो हम इसको 3.14 डाले या 22/7। इज दैट क्लियर? चलो 7 के टेबल में 91 कब आता है? 13 जार आता है ना बच्चों, 13 जार आता है ना, 7 1 जार 7, हाँ आई गेस सो। चलो तो मुझे यहाँ पे 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 हो जाएगा बच्चों, एंड यू गेट द आंसर एज 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। That's how you get the final answer over here. You can write the total area of the toy is 858 centimeter square and it is as simple as that. I hope बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। Is that clear? चलो let's take another one बच्चों। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा संभल कर बच्चों। यहां पे मैंने एक डायग्राम दिखाया है, जरा लुक एट द डायग्राम बच्चों। आपके टेक्स्ट बुक में ही ऐसा डायग्राम दिया है विथ नो डायमेंशंस गिवन, आपको खुद भरना है बच्चों, मतलब खुद समझना है। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर कौन बैठा है? कौन बैठा है? कोन बैठा है। मतलब उसके बाद बच्चे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो लोग कॉम्पोजिट फिगर तो बन रहे हैं, बट उनका बेसिस सेम होने की वजह से उनका रेडियाई सेम हो जाएंगे, मतलब रेडियस सेम है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। बाप रे, अब ये क्वेश्चन को सच बताओ तो पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे ये क्वेश्चन नहीं हो, भले ही एकदम बहुत ही डेंजर इंटरव्यू का एक सवाल हो,
जो हम लोग को शायद से कभी नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन अगर आप बिना दिमाग लगाए सॉल्व करोगे तो इट विल टेक इटर्निटी फॉर यू टू सॉल्व, बट अगर आप एक हल्का सा दिमाग लगाओगे ना बच्चा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। प्लीज इसको अच्छी तरह से फ्रेश मूड में पढ़ना बच्चा, ऐसे ही कभी भी मत पढ़ना। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर बच्चा। सबसे पहले मैं यहां पे डायमेंशंस ऑफ अ सिलेंडर की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। सिलेंडर का डायमेंशन में उन्होंने बोला हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, तो मैंने h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तो लिखा, बट उसके साथ साथ उन्होंने रेडियस नहीं देके रखा है। अब यही तो बड़ी बात है बच्चा, यहां पे इन्होंने तो रेडियस ही नहीं दिया है। अब क्या करना है, जरा संभल कर बच्चों। यहां पे उन्होंने रेडियस इक्वल बोला है बट रेडियस का वैल्यू नहीं दिया है, एंड ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट उन्होंने हम लोग को एक एक्स्ट्रा चीज देकर रखा है, गिवन ही जीवन है बच्चों, एरिया ऑफ इट्स बेस देकर रखा है। अब बच्चा एरिया ऑफ द बेस, सिलेंडर का बेस तो सर्कल होता है, तो एरिया ऑफ द सर्कल तो पाई आर स्क्वायर है, हमने पढ़ा है। तो यहां बच्चा मैं लिख सकता हूं एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चा यहां पे हम लोग को मिलेगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब पाई आर स्क्वायर अगर 100 है बच्चों, यहां पे इफ यू हैव अ लुक ओवर हियर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे हम लोग के पास रेडियस नहीं है, चलो हम पहला रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है बच्चों आप लोग का। लेट मी टेल यू बच्चों, यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। आप यहाँ पे सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू और आर का वैल्यू निकालने के लिए आपको पाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा 3.14 22/7। आई डोंट नो व्हाट विल इट बी, बट आप आर का वैल्यू निकालते बैठोगे एंड पागल हो जाओगे। मत निकालना। यही मैं आप लोग को लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 मिलने के बाद मैंने इसको ऐसे ही चुपचाप इक्वेशन नंबर 1 लिखा, मैंने आर का वैल्यू निकाला ही नहीं। क्यों नहीं निकाला आप धीरे धीरे समझ पाओगे बच्चों, जस्ट गिव मी सम टाइम। बच्चे उसके बाद मैंने ना यहाँ पे क्या लिखा है, लेट द हाइट ऑफ द कोन बी h सेंटीमीटर। अब अभी कोन के बारे में बात हो रही है बच्चा, तो लेट द हाइट ऑफ द कोन बी h सेंटीमीटर, बराबर है। अब बच्चों उन्होंने हमसे सवाल क्या पूछा है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। मतलब हमें यहां पे क्या निकालना है, हमारा सिलेंडर स्मॉल h है एंड हमारा अभी कोन का एजम्पशन हमने किया है बच्चा कैपिटल H, तो टोटल हाइट विल बी स्मॉल h प्लस द कैपिटल H। अब स्मॉल h तो मिल गया हम लोग को 3 सेंटीमीटर, हमें कैपिटल H के ऊपर फोकस करना है। अगर मुझे कैपिटल H मिल गया तो मेरा काम हो गया, बराबर है। लेट द हाइट ऑफ द कोन बी कैपिटल H सेंटीमीटर। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड, ये पूरा का पूरा जो सॉलिड फिगर है उसका दिया है हम लोग को यहां पे 500 सेंटीमीटर क्यूब देखे रखा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो वॉल्यूम ऑफ द फिगर जो मिला है दैट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोजिट फिगर्स। मतलब बच्चा मैं यहां पे बोल सकता हूं द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है सभी लोगों को पता है बच्चा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, यस एवरीवन नोज इट्स पाई आर स्क्वायर h। तो यहां पे पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है बच्चा, इट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहां पे बच्चा 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा, नॉट h। मतलब मैं जब भी वॉइस को थोड़ा बढ़ा रहा हूं बच्चों, इट्स लाइक अ कैपिटल H बोलना चाह रहा हूं मैं, ओके। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू 500। बच्चों यहां पे मैं दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं, तो दोनों में से पाई आर स्क्वायर कुड बी टेकन कॉमन। तो मैंने पाई आर स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के पास बचता है यहां पे h प्लस 1/3 h, राइट, इज इक्वल टू 500। दिमाग चमका बच्चों किसी का, अभी तक भी नहीं समझा, चमका नहीं, चमक गया ना। जरा देखो बच्चों यहां पे आपने देखा होगा कि पाई आर स्क्वायर जो बाहर है वो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी प्रेजेंट था जो कि 100 था। क्या आपको आर निकालने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं। क्या आपको पाई का सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं। ये आपको दिमाग लगाना था। आई होप बच्चों आपको सबको समझ में आ गया, राइट। चलो तो यहां पे क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर के जगह पे मैं लिख सकता हूं 100। आप चाहो तो वहां पे बाजू में लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड यहां पे h प्लस 1/3 h में मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। h का वैल्यू 3 था, 1/3 h के जगह पे कैपिटल H रहने दो, इज इक्वल टू 500। सबसे पहले आप वो 100 को वहां पे लेके जाओ, 500/100 करो भाई, 5 करो। तो यहां पे मिलेगा 3 प्लस 1/3 h इज इक्वल टू 5। आगे ना बच्चों मैंने आप लोग को थोड़ा स्पून फीडिंग न करके ये वाला पार्ट खुद से करने का सोच रहा हूं मैं, मतलब आप खुद से करो ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो जरा सोचो बच्चों क्या करना है आपको। बहुत सारे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मत करो। 3 को वहां पे शिफ्ट करो, 5 - 3 होता है 2,
1/3 h इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ार कितना मिलेगा, 6 मिलना चाहिए। बराबर है, ट्राई करके देखो, h का वैल्यू आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मिलना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे कैपिटल H तो मिल चुका है एंड स्मॉल h तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ therefore the total height of the figure will be the small h plus the capital H, which gives me the answer as 3 plus 6, which is equal to 9 centimeter, and that's how you complete that question as well, and it was as simple as that। था कि नहीं बच्चा, कितना बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन, दिमाग लगाओ बच्चों, क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन बच्चों, प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द पॉट इन फिगर। जरा पॉट को देखो बच्चों वहां पे, एंड हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड। सबसे पहले आप लोग को बच्चों यहाँ पे एक जग दिख रहा है बच्चों, एक जग है बच्चों, तो वो जग है ना एक कोनिकल जग है, उसका डायमेंशन देके रखा है, हाइट देके रखा है 10 सेंटीमीटर और आपको रेडियस देके रखा है 3.5 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ बच्चों आप लोग को एक पॉट दिख रहा होगा बच्चा, सिलिंड्रिकल पॉट है आप लोग के पास, उसका अगेन हाइट 10 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों का हाइट सेम है, तो आप लोग यहाँ पे h इज इक्वल टू h लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका रेडियस सेम नहीं है, आपका रेडियस एक में 3.5 है तो दूसरे में 7 सेंटीमीटर दिया, मतलब ऑब्वियसली डबल है। यहाँ पे आप लोग को बच्चों यहाँ पे एक सवाल पूछा है, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर विल दैट सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड, मतलब मुझे कितनी बार जग को ऐसा पानी भरकर उसमें डालना पड़ेगा कि मेरा सिलेंडर पूरी तरह से भर जाए। अब बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात टू ऑल द स्टूडेंट्स, फिर से बोलता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। बच्चों यहां पे होल्डिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, होल्डिंग कैपेसिटी को ही हम मैथमेटिकली वॉल्यूम बोलते हैं। तो बच्चा हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ कोन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ऐसे उनको बोलना है। बराबर है, हाउ मेनी मतलब नंबर ऑफ। बच्चा नंबर ऑफ वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूरे टेक्स्ट बुक में 3-4 क्वेश्चंस मिलने वाले, एंड होते तो बड़े आसान है बच्चों, बट आपको एक फॉर्मूला बहुत सारे टीचर बताते तो है, बट आई होप सभी लोगों को उसका लॉजिक भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी जग्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पॉट इज लाइक बच्चा, हमेशा आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ लार्जर क्वांटिटी को अगर आप वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर क्वांटिटी के साथ डिवाइड करते हो तो आपको नंबर ऑफ आंसर मिल जाता है। नहीं समझा? मतलब बच्चों अगर मैंने बोला कि मेरा बकेट का वॉल्यूम है 5 लीटर भरने का, कितना है 5 लीटर, वो बड़ा है, एंड मेरा एक जग है बच्चों, वो एक लीटर पानी भरता है एक जग में, तो बच्चों आप कितनी बार आपको भरना पड़ेगा बच्चों वहां पे ताकि आप लोग का पूरा सिलेंडर भर जाए, या फिर जो आपका बकेट है वो भर जाए? 5 बार। कैसे किया? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट जग। समझ में आ गया? तो 5 डिवाइडेड बाय 1, तो आपको 5 आंसर मिल गया। सिंपल था। अगर आपका वॉल्यूम 10 लीटर का है बच्चा, एंड आपका एक जो बकेट है, आपका एक जग है, वो 2 लीटर एकोमोडेट कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है, तो बच्चा आपको कितने लगेंगे? तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करते हो आप लोग, तो आप बोलोगे कि 5 जग लगेंगे मुझे वहां पे सिलेंडर को भरने के लिए। वेरी सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्वांटिटी divided by volume of the smaller quantity always gives me the number of the things that we require over here. Very simple. चलो मैं यहाँ पे इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ अ कोन लिख के रखा है, where h is equal to 10 सेंटीमीटर and r is equal to 3.5 सेंटीमीटर मैंने लिखा है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ अ सिलेंडर की बात हो रही है, जहां पे फिर से r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिखा है, एंड मैंने h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर भले ही लिखा है, बट h और h यहाँ पे सेम है। सिंपल। ओके, यहां पे बच्चा नंबर ऑफ जग्स रिक्वायर्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ जग्स आर रिक्वायर्ड? द नंबर ऑफ जग्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द एंटायर वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल पॉट, जो कि सबसे बड़ा है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ 1 जग, यहाँ पे जो कि वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पॉट है। वेरी सिंपल। कोनिकल जग बोलो, कोनिकल पॉट बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पे जरा फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करो। वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल पॉट, बच्चा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सबको पता है, पाई आर स्क्वायर h होता है, बट मैंने यहाँ पे कैपिटल R और कैपिटल H लिखा बिकॉज सिलेंडर का वो है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल पॉट है, जो कि 1/3 होता है बच्चों, एंड फिर से पाई आर स्क्वायर होता है, ऑब्वियसली जो स्मॉल लेटर्स हैं। अब बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कैंसिल हो सकती है, जैसे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड अगर आप लोग थोड़ा शॉक नहीं हो जाओगे, सरप्राइज नहीं होगे, तो देखो h और h भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। आपके पास बचता क्या है मालूम है बच्चा? ऊपर सिर्फ r स्क्वायर बचता है, पाई और h तो गायब हो गया, एंड नीचे बचता है 1/3, और वहां पे भी एक r स्क्वायर बचता है।
इज दैट क्लियर? मुझे एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूं टू ऑल द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए हिंट। जब भी आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों टेक्स्ट बुक वाले, नंबर ऑफ एनीथिंग, तो आपको एक गारंटीड है ना बच्चा, एक आंसर ऐसे ही मिलेगा जो कि एक नेचुरल नंबर होगा। क्योंकि आप कभी ऐसे बोलते नहीं हो ना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जग्स विल बी रिक्वायर्ड, 2.7 जग्स, ऐसे सवाल पूछेंगे ही नहीं आप लोग को। आपको एक अच्छा खासा नेचुरल नंबर मिलेगा, मतलब 3 जग्स, 10 जग्स, 100 जग्स, ऐसे ही नंबर मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे आंसर परफेक्टली मिलना ही चाहिए, एक परफेक्ट नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना। जैसे मैं देखो यहाँ पे बोलता हूं, अब r² अपॉन 1/3 r² जो है वो 1/3 जो दिख रहा है वो 3 ऊपर जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 3r² जो कि 3/7 हो जाएगा, बिकॉज r 7 है, डिवाइडेड बाय नीचे का 3 गायब हो गया तो r² ऑब्वियसली 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों मैंने यहां पे थोड़ा सा आप लोग के लिए आसान करके दिया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 into 7 किया, डिवाइडेड बाय 3.5 into 3.5 किया। क्यों किया होगा? बिकॉज 3.5 के टेबल में 7 आसानी से जाता है, 3.5 1s are, 3.5 2s are, सिमिलरली इधर भी, तो ऊपर बचेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 2s are होता है 6, 6 2s are होता है 12। देखो परफेक्ट आंसर मिल गया 12, मतलब मैंने परफेक्ट किया है। यहां पे मुझे आंसर 12 मिला बच्चों। सो फाइनली आई कैन राइट बच्चा कि टोटल सिलिंड्रिकल पॉट में कितने जग्स का पानी भर सकता हूं मैं। अ सिलिंड्रिकल पॉट कैन होल्ड 12 जग्स ऑफ वाटर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। कितना इजी था ना बच्चा क्वेश्चन। हाउ मेनी वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया सभी लोगों को। आई होप सबको समझ में आ चुका है एंड इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? Simple, right? Absolutely. चलो let's go on for the next question. So the question is practice set 7.1 का question है बच्चों। Practice set 7.1 question number 9. In the figure, a cylindrical wrapper of flat tablets is shown. The radius of the tablet is 7 millimeter and its thickness is 5 millimeter. How many such tablets are wrapped in the wrapper? अब बच्चों फिर से how many वाला question आ चुका है। अब ये क्वेश्चन को समझने से पहले कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आपने तो बचपन में बच्चों बहुत सारे ऐसे टैबलेट वाले खाए होंगे ना, ये जैसे पोलो होता है आपको पता है, फिर वो रोला कोला पॉपिंस होता था बच्चा, आप लोग को मालूम है पॉपिंस था, कोला फ्लेवर होता था, ऑरेंज फ्लेवर, ग्रीन फ्लेवर। आपको पता है बच्चों ऐसे टाइप ऑफ है ना एक चॉकलेट्स मिलते थे जहां पे ना ये पूरा का पूरा जो सिलिंड्रिकल शेप का होता था एंड उसके अंदर के जो टैबलेट्स भी है बच्चों छोटे छोटे होते थे, वो भी एक सिलिंड्रिकल शेप का होता था। तो ऐसा ही टाइप ऑफ यहाँ पे टॉफी है बच्चा आपके पास, जहां पे आपका बाहर का जो रैपर है वो भी सिलिंड्रिकल शेप का है एंड अंदर के जो टॉफीज है बच्चों वो भी सिलिंड्रिकल शेप का है। सो यहाँ पे काम आसान हो गया बच्चों कि हमारे यहाँ पे दोनों भी ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो क्या है, वो सिलेंडर है। अच्छा, इन द फिगर अ सिलिंड्रिकल रैपर दिया है, तो सबसे पहले मैंने डायमेंशंस ऑफ अ रैपर बोला। रैपर मतलब बाहर का जो है वो डायमेंशन, उसमें डायमेंशन क्या देकर रखा बच्चा, आप लोग को 14 मिलीमीटर देकर रखा है, बट वो 14 मिलीमीटर हम लोग को जरूरत नहीं है। 14 मिलीमीटर हमारा डायमीटर है बच्चों, कैपिटल डी लिखा है, उससे हमें रेडियस मिल जाएगा बच्चों r इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर। उसके साथ साथ बच्चों मैंने यहाँ पे h का वैल्यू भी निकाला है एंड h का वैल्यू 10 सेंटीमीटर था, जिसको मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 मिलीमीटर। आपने पूछा ना मुझे काफी पहले वो वाले क्वेश्चन में कि सर आप क्यों एक मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर को भी तो मिलीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैंने यहां पे कर लिया, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, मैंने हर जगह को यहां पे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 100 मिलीमीटर कर दिया। सिंपल है, ताकि डेसिमल्स ना रहे। अब डायमेंशंस ऑफ ईच टैबलेट के बारे में बात हो रही है। अब टैबलेट भी तो सिलिंड्रिकल है, तो वहां पे आप लोग को फिर से रेडियस और यहां पे आपको हाइट की जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों जरा देखो यहां पे उन्होंने क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 मिलीमीटर। अरे वाह, तो रेडियस भी 7 मिलीमीटर है एंड ऊपर आप लोग का रैपर का जो रेडियस था वो भी 7 मिलीमीटर है, मतलब ये दोनों सेम हो गए। एंड थिकनेस देकर रखा है बच्चों, जिसका थिकनेस होता है, थिकनेस मतलब ही बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, थिकनेस मतलब ही हाइट है, तो यहाँ पे हाइट देकर रखा है 5 मिलीमीटर। वेरी सिंपल। हाउ मेनी टैबलेट्स कैन बी रिक्वायर्ड बच्चा, द नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट कुड बी रैप्ड इन अ रैपर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द रैपर, जो कि परफेक्ट पूरा का पड़ा है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट, एक टैबलेट का वॉल्यूम। यहां बच्चा वॉल्यूम ऑफ द रैपर सिलिंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट है, फिर से सिलिंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई पाई विल गेट कैंसल्ड। एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं बच्चा दोनों का रेडियस भी सेम होने के वजह से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी कैंसल होने वाला है, तो आपको सिर्फ बचेगा यहां पे बच्चा कैपिटल एच डिवाइडेड बाय स्मॉल एच, बस इतना ही बचता है। अब कैपिटल एच मतलब यहां पे कितना देकर रखा है, 100 मिलीमीटर देकर रखा है,
डिवाइडेड बाय स्मॉल h जो दिया है वो 5 मिलीमीटर करके दिया है। दोनों का यूनिट सेम है, मिलीमीटर मिलीमीटर, डिवाइड कर सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 5 करो, आपको 20 मिलेगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म भी हो चुका। सो हाउ मेनी टैबलेट्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड इनसाइड दैट, मतलब रैपर में कितना रैप हो सकता है? 20 टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। एंड यू कुड सी बच्चा पहला क्वेश्चन समझने की वजह से दूसरा क्वेश्चन उल्टा ज्यादा इजी लगा, एंड कंपैरेटिवली इट वाज मोर इजियर, राइट बच्चों? As simple as that. Going further for another question बच्चों, यहाँ पे practice set 7.1 का question number 12 है। As shown in the figure, a cylindrical glass contains water. आपको यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल ग्लास दिख रहा होगा बच्चा, एंड वो सिलिंड्रिकल ग्लास के अंदर पानी दिख रहा होगा बच्चों। अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। बच्चा यहाँ पे मैंने कुछ डायमेंशंस भी लिख के रखे हैं जो टेक्स्ट बुक में देखे रखा है। 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर ऑफ द बेस है, एंड इसका हाइट देकर रखा है बच्चा 30 सेंटीमीटर। अब जरा अच्छी तरह से देखोगे बच्चों तो यहाँ पे उन्होंने हाइट जो देकर रखा है वो पानी का हाइट देकर रखा है। आप लोग को बाहर का जो सिलिंड्रिकल ग्लास है ना, उसका कोई लेना देना है ही नहीं। सो प्लीज डोंट फोकस अपॉन द ग्लास, आपको सिर्फ पानी के ऊपर और आपको स्फीयर के ऊपर फोकस करना है, दैट्स इट। बच्चों ये कहानी, ये मतलब ये क्वेश्चन को समझने से पहले इसका कहानी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वैसे भले ही उन्होंने हमसे वॉल्यूम ऑफ द वाटर बोला है, तो उन्होंने ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन हमारे सामने रखा नहीं है, बट हमें यहाँ पे कुछ एजम्पशंस समझने पड़ेंगे, कुछ चीजों को खुद से समझने पड़ेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर का मतलब है बच्चों, उन्होंने हमसे पानी का वॉल्यूम मांगा है विदाउट द हेल्प ऑफ अ स्फीयर। क्योंकि बच्चों अभी आप जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकाल पाओगे, आपके पास रेडियस है एंड आपके पास हाइट है, आप निकाल पाओगे, बट आपको पता है बच्चा जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर आप निकाल पाओगे वो वॉल्यूम ऑफ द वाटर रियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर नहीं रहेगा। दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विद द स्फीयर इमर्स्ड इन इट। क्योंकि जब स्फीयर डालते हो, आपने साइंस में पढ़ा होगा बच्चा, स्फीयर डालने की वजह से उसने अपना स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से पानी का हाइट बढ़ गया। तो आप लोग को यहां पे जो वॉल्यूम मिल रहा है वो उसका रियल वॉल्यूम नहीं है भाई। आपको रियल वॉल्यूम चाहिए रहेगा, तो जो आपको यहाँ पे वॉल्यूम मिल रहा है उसमें से आपको किसका वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली बच्चों, आपको स्फीयर का वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। बस ये कहानी अगर आपको पता थी ना, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे पहला डायमेंशंस लिखते हैं, द डायमेंशंस ऑफ अ वाटर, डायमेंशंस ऑफ वाटर विथ स्फीयर का डायमेंशन। तो बच्चा रेडियस और यहाँ पे डायमीटर देकर रखा है, मतलब रेडियस नहीं दिया, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, जिससे मुझे रेडियस मिल सकता है 7 सेंटीमीटर। एंड जो हाइट देकर रखा है वो वाटर का हाइट था ही नहीं, वो स्फीयर डालने की वजह से हुआ है। इसलिए बच्चा यहाँ पे हाइट तो 30 सेंटीमीटर लिखा है, बट वो स्फीयर के मदद की वजह से। इज दैट क्लियर? चलो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ अ स्फीयर देते हैं, तो डायमेंशंस ऑफ स्फीयर भी फिर से डायमीटर दिया है, डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर लिखा है। मुझे यहाँ पे रेडियस चाहिए, तो रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड स्फीयर के लिए सिर्फ रेडियस काफी होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा देखो आप। क्या मैं बोल सकता हूं द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जो रियल में जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर होना चाहिए था, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विथ स्फीयर, जो हमें दिख रहा है, माइनस द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। पूरा वॉल्यूम विथ स्फीयर से वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को निकाल दिया तो मुझे वॉल्यूम ऑफ द वाटर मिलेगा। कॉमन सेंस था कि नहीं बच्चा? बहुत सिंपल, एब्सोल्युटली। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर विथ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? जाहिर सी बात है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर विथ स्फीयर भी सिलिंड्रिकल है, तो यहां पे बनेगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2/3, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वेरी सिंपल। इसमें से आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, दोनों में कॉमन पाई है, दोनों में कॉमन और क्या दिख रहा है बच्चों? और कुछ कॉमन नहीं है ना, तो पाई ही कॉमन है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे पाई कॉमन लिया तो आर स्क्वायर एच है माइनस 4/3 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है बच्चों। यहाँ पे मैंने पाई को पाई ही रखा है फिलहाल के लिए, बिकॉज आई वॉज लिटरली नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं इस पाई में 3.14 डालू या 22/7, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन भी नहीं किया है। एंड क्या पता इसको आगे जाकर सॉल्व करने के बाद कहीं मुझे 7 के टेबल वाला कुछ मिले तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैंने पाई को फिलहाल पाई ही रखा। आप भी ऐसे कर सकते हैं। आर स्क्वायर एच अगर आप लोग देखोगे तो आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और एच का वैल्यू 30 है, तो 7 का स्क्वायर इंटू 30 माइनस 4/3 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। और आपको आर क्यूब कितना? 1 का क्यूब दिख रहा है। सिंपल। इसको आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे पाई का वैल्यू वैसे ही रखो, 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाइड बाय 30 करोगे तो आपको 1470 मिलेगा।
एंड -4/3 करो एज इट इज। अंदर थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेंगे बच्चों, वो वाला पार्ट में शायद से आपके ऊपर छोड़ दूं। तो 1470 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, -4/3 करो। आपको पता है बच्चों यहाँ पे क्या कहानी में ट्विस्ट है, मैं बता देता हूं बच्चों। आपको पता है 1470 -4/3 आप कैलकुलेशन करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बटरफ्लाई मेथड जो बोलो, तो आपको जो आंसर मिल रहा है ना वो एक डेसिमल में मिलने वाला है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एंड वो डेसिमल में मिलने के बाद बच्चों आप लोग को जो आंसर मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है 4410 -4 डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा। आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चा पाई मल्टीप्लाइड बाय 4406 डिवाइडेड बाय 3। एंड इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना तो बच्चों आप लोग को मिलता है 1468.67। ये तो मुझे ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू मिला डेसिमल में, एंड अभी पाई भी बाकी है। अब बच्चों आपके पास पाई भी बाकी है, अभी पाई का वैल्यू 3.14 डालना है या 22/7। अब बहुत सारे बच्चे बोलते जाहिर सी बात है 22/7 से तो कुछ होने नहीं वाला है, तो हम पाई का वैल्यू 3.14 डालते हैं, बराबर है ना। दैट विल बी द लास्ट थिंग दैट यू कुड जज। बट बच्चा इतना बड़ा ऑलरेडी आंसर डिफिकल्ट आ चुका है, 1468.67, जो कि 67 भी नहीं, 6666 था, वो 67 मिला है, उसके साथ पाई का वैल्यू और 3.14 डालना विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो बच्चा टेक्स्ट बुक वालों ने भी ये समझ लिया, आप चाहो तो टेक्स्ट बुक के पीछे देख सकते हैं, उन्होंने भी पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया बिकॉज इट वाज गेटिंग टू कॉम्प्लेक्स ओवर हियर। तो यहाँ पे 1468.67 पाई को वैसे ही रखा, एंड दैट्स हाउ यू गॉट द फाइनल आंसर बच्चों। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर वाज, दे डिडंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई ओवर देयर, it was represented in terms of pi, 1468.67 pi centimeter क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम था एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। आपको समझ में आ गया बच्चा पाई का वैल्यू लास्ट मोमेंट तक रखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कि आप लोग बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट जा रहा था तो पाई को पाई ही रख दिया गया। बट बच्चों कोई बच्चा बोलता होगा सर आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, ये कभी नहीं, टेक्स्ट बुक में कभी पाई वैल्यू ऐसी रखते हैं तो कभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें। तो बच्चा मैं आपको बोलना चाहूंगा चलेगा, आपको अगर रिस्क नहीं लेना है तो आप ये 1468.67 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके आ सकते थे। इसका आंसर मिलेगा। अप्रोक्सीमेशन इन मेंसुरेशन इज एक्सेप्टेबल बच्चों, स्टेट बोर्ड वाले मार्क्स देते हैं, तो आप चाहो तो 3.14 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। इज दैट क्लियर? बट वी केप्ट इट एज इट इज बिकॉज़ टेक्स्ट बुक के पीछे भी ऐसे ही दिया है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 7 का क्वेश्चन है बच्चों। अ मेटल पैरेललोपाइपेड of measure 16 centimeter and 11 centimeter and 10 centimeter was melted to make coins. How many coins were made if the thickness and the diameter of each coin was 2 millimeter and 2 centimeter respectively? बच्चों अब मेटल पैरेललोपाइपेड के बारे में बात हो रही है। अब सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को पैरेललोपाइपेड क्या होता है ये पता नहीं, बट बहुत सारे बच्चे पाइपेड में पाइप देखते हैं तो उनको लगता है कि ये सिलेंडर है, लगता है ना, मुझे भी लगता था। पैरेललोपाइपेड क्या होता है बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। पैरेललोपाइपेड का नाम ही है बच्चा पैरेलल, मतलब ऐसा टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके सारे जो सरफेसेस है वो पैरेललोग्राम है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में हमने पढ़ा है जिसमें पैरेललोग्राम है बच्चा? एब्सोल्युटली क्यूबॉइड या फिर क्यूब। अब बच्चों जरा डायमेंशन को देखो, 16 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, क्या ये क्यूब हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये क्यूबॉइड है। सो यहाँ पे जो पैरेललोपाइपेड दिया है हम लोग को वो एक क्यूबॉइड के बारे में बात हो रही है, सिलेंडर नहीं है ये। पैरेललोपाइपेड इज अ क्यूबॉइड। चलो तो यहाँ पे क्यूबॉइड की बात हो रही है, तो डायमेंशंस ऑफ अ पैरेललोपाइपेड व्हिच इज अ क्यूबॉइड, L is equal to 16 सेंटीमीटर, B is equal to 11 सेंटीमीटर, H is equal to 10 सेंटीमीटर। It was melted to make the coins। कॉइन तो सबको पता है बच्चा क्या होता है, इट इज अ सिलेंडर। तो सिलेंडर में आपको यहाँ पे क्या क्या देकर रखा है, थिकनेस देकर रखा है, डायमीटर। बच्चा थिकनेस मतलब ही क्या होता है सभी लोगों को पता है, इट्स H, एंड डायमीटर देकर रखा है। तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड उसके साथ बच्चों यहाँ पे आप लोगों को थिकनेस दिया मतलब H देकर रखा है, दैट इज 2 मिलीमीटर। बट मैंने 2 मिलीमीटर को फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया बिकॉज इस बार ना बच्चों सारे सेंटीमीटर्स में तो ऑलमोस्ट, तो इसको 1 मिलीमीटर को क्यू में मिलीमीटर रखो तो मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। H इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे इतना हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या करना है सभी लोगों को पता है। हाउ मेनी कॉइन्स बोला है तो नंबर ऑफ कॉइन्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्वांटिटी दैट इज वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्वांटिटी हियर, वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन।
पैरेललोपाइपेड एक ऑब्वियसली क्यूबॉइड है तो उसका वॉल्यूम होता है LBH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन की बात हो रही है जो कि सिलेंडर है, सबको पता है पाई r स्क्वायर h। तो यहां पे बच्चों h और h कॉमन नहीं है कि आप लोग कैंसिल कर सको, आपको सारे वैल्यूज डालने पड़ेंगे। इट विल बिकम 16 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू बच्चों यहां पे मैंने 22/7 डाल दिया है। मुझे पता था मैं क्यों डाल रहा हूं, अगर आपको पता चल गया तो जरूर बता देना यहां पे क्यों है, आगे जाकर वैसे भी इवेंचुअली आपको पता चल ही जाएगा। नहीं पता चला कंफ्यूज हो रहे हो, देखो बच्चों न्यूमरेटर में 11 दिखा, नीचे 22 दिखा, 11 के टेबल में 22 आता है ना, समझ जाने का उधर। चल मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर, r का वैल्यू है 1 बच्चा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय h का वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर है। इसको जरा सॉल्व करते हैं बच्चों, मैंने इसको फिर से लिखा यहाँ पे एज इट इज, जैसा था वैसे ही रख लिया। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 के साथ मैंने 7 को भी इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि वो 22/7 का 7 ऊपर जाएगा एंड नीचे 22 को इंक्लूड कर लिया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 0.2 को इंक्लूड कर लिया। वेरी सिंपल। इस चीज को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों खुद से। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में तो आपने ग्रेविटेशन जैसा बड़ा चैप्टर पढ़ा है, उसमें तो कैलकुलेशन तो बहुत ही डेंजर है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो 11 1 जार 11 2 जार कर सकते हो, 2 1 जार 2 8 जार, ऐसे सॉल्व करते जाना बच्चों। आपको आंसर एक परफेक्ट मिलना चाहिए। क्यों परफेक्ट मिलना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया था बच्चों। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स की बात हो रही है बच्चों। हाउ मेनी कॉइन्स कैन बी मेड? We can make 7.3 coins, 1762.47 कॉइन। ऐसा थोड़ी ना होने वाला है, बिल्कुल नहीं। यहां पे आपको एक परफेक्ट नेचुरल नंबर मिलने वाला है। मुझे 2800 मिला, तो फाइनली लिख सकता हूं बच्चों 2800 कॉइन्स वेर मेड फ्रॉम द पैरेललोपाइपेड एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन बहुत सिंपल था बच्चों। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों। प्रॉब्लम सेट 7 का ही है, क्वेश्चन नंबर 5। द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ रोलर is 120 centimeter and 84 centimeter respectively. To level the ground, 200 rotations of the roller are required. Find the expenditure to level the ground at the rate of ₹10 per square meter. आपको पता है बच्चा ये क्वेश्चन एक्चुअल में काफी आसान है, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इसको या तो डिफिकल्ट बोलते हैं नहीं तो स्किप करते हैं। इस क्वेश्चन को स्किप करने का रीजन सिर्फ यही है कि इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग का कहानी ही समझ में नहीं आती। मैं आपको कहानी बताने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने बच्चा रोड रोलर के बारे में देखा है बच्चा, कभी सुना है, देखा है? रोड रोलर पता है ना बच्चों, जो आप लोग ने देखा होगा, जो क्रिकेट के पिच में करने के लिए रोड का रोलर यूज करते हैं, पिच को स्ट्रेट करने के लिए। या फिर ज्यादा से ज्यादा तो आप लोग ने तो रास्ते में देखा होगा बच्चा, जब डांबर का ये डाला जाता है बच्चा, डांबर का, एंड वो उसको ऊपर से रोल करते हैं ताकि आप लोग को रास्ता बराबर से मिल सके। सो ऑल दिस थिंग्स आर रोड रोलर। रोड रोलर का सामने वाला जो पहिया होता है बच्चा, आप लोग ने देखा होगा एक एंटायर सिलेंडर होता है, आपने देखा होगा एक कंप्लीट सिलेंडर होता है, बराबर है। अब बच्चों मेरा सबसे पहला कहानी है, सबसे पहला स्टोरी आप सब लेके आए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जब रोड रोलर, जब बच्चों वो रास्ते के ऊपर जाता है तो वो रोड रोलर का कौन सा हिस्सा सिर्फ काम करता है? एब्सोल्युटली उसका जो कर्व वाला पार्ट है वही काम करता है। उसका वो फ्लैट पार्ट होता है बच्चा, उसकी कोई जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। आपका सिर्फ फायदा कहां पे होता है बच्चा? आपका सिर्फ ये वाला पार्ट, जो कर्व वाला पार्ट है वही काम करता है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, जो एरिया कवर होने वाला है आपका रोड का, वो किसके वजह से एरिया कवर हो रहा है बच्चा? ये जो कर्व सरफेस है उसके वजह से कवर हो रहा है। सबसे पहला, ये मेरा पहला कहानी आपको समझ में आया। दूसरी कहानी बताने की कोशिश करता हूं। दूसरी कहानी यह है बच्चा कि मैंने अगर रोड रोलर ऐसा चालू किया, स्टार्ट किया, एंड मेरा रोड रोलर का नीचे का पार्ट यहां पे टच्ड है। अब बच्चा रोड रोलर ने पूरा का पूरा, एक सिलेंडर ने ऐसा पूरा एक रोटेशन मारा एंड फिर से उधर ही पहुंच गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं, उसने जब एक रोटेशन मारा तो उसने टोटल एरिया कितना कवर किया? द टोटल वन रोटेशन में उसने एक कर्व्ड सरफेस एरिया कवर किया। क्या ये कहानी आपको सबको समझ में आई क्या बच्चा? व्हेन अ रोड रोलर का वो सिलेंडर वाज मेकिंग वन रोटेशन, इट कंप्लीटेड एन एंटायर वन कर्व्ड सरफेस एरिया। एक कर्व्ड सरफेस एरिया कंप्लीट हो गया, उसका पूरा सरफेस कवर हो गया ना एक रोटेशन में। तो अब ना बच्चों ये कहानी को साथ में रखते हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। डायमीटर ऑफ द रोलर विच इज अ सिलेंडर, उसमें हम लोग ने दिया है बच्चा डायमीटर यहाँ पे क्या है 120 सेंटीमीटर, डी विच को हम यहाँ पे रेडियस बोल सकते हैं 60 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने लेंथ बोला है जो कि हाइट का काम करेगा 84 सेंटीमीटर। यहां पे बच्चा मैं बोल सकता हूं द वन रोटेशन ऑफ दैट सिलेंडर विल बी इक्वल टू द वन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एब्सोल्युटली। तो बच्चा दैट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई RH होता है।
2 मल्टीप्लाइड बाय बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हैं h का वैल्यू 84 है जो 7 के टेबल में जाता है, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय RH मतलब r का वैल्यू 60 है और 84 आएगा। 7 के टेबल में 84 कब जाता है, कैलकुलेट करो बच्चों, 7 1 7 2 12 होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड 60 मल्टीप्लाइड 12 करो, आपको 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। कहानी खत्म नहीं हुई है। 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर जो लिखा है बच्चों, यहां पे मैंने कुछ चीजें की है बच्चा। अब आप लोग ऊपर देख सकते हैं, उनको है ना, उन्होंने क्या लिखा है, फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। उनको स्क्वायर मीटर में चाहिए सब आंसर, स्क्वायर मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में रखकर फायदा नहीं है, तो मुझे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पे सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों। आपको लगता है कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है, तो यहां पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। गलत, यू आर नॉट कन्वर्टिंग अ सेंटीमीटर टू अ मीटर। बच्चों फिर से याद रखो, आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, 100 का स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है। 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 10,000, आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जरा ये 31680 को 10,000 से डिवाइड करके देखो बच्चों, आप लोग को आंसर मिलेगा 3.1680 मीटर स्क्वायर। ये इसका रियल आंसर है। जरा सोच समझ कर करो बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 का स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1/10,000। समझ में आ गया? तो 3.1680 मीटर स्क्वायर मिला है। बट बच्चों ये तो हो गया 1 रोटेशन ऑफ अ रोलर। अब मुझे बता क्वेश्चन में कितना बोला है बच्चा, रोलर का कितना रोटेशन रिक्वायर्ड है, 200 रोटेशन। अगर 1 रोटेशन में मैं इतना एरिया कवर कर सकता हूं, तो 200 रोटेशंस ऑफ रोलर में मैं कितना एरिया कवर कर सकता हूं? जाहिर सी बात है 200 मल्टीप्लाइड बाय 3.1680 करना पड़ेगा, जो कि मुझे आंसर देगा बच्चा 633.6 मीटर स्क्वायर। मतलब बच्चों रोलर ने 200 रोटेशंस में कितना एरिया कवर किया बच्चा? 633.6 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया। बच्चों अभी जरा ध्यान से देखो, अगर एक्सपेंडिचर टू लेवल 1 स्क्वायर मीटर, ऊपर देखो ना, पर स्क्वायर मीटर में अगर 1 स्क्वायर मीटर का एक्सपेंडिचर 10 रुपए होता है, बट मैंने तो यहां पे 1 स्क्वायर मीटर एरिया कवर किया ही नहीं है, मैंने एक्सपेंडिचर यहां पे 633.6 स्क्वायर मीटर एरिया का कवर किया, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है? 1 स्क्वायर मीटर के लिए 10 रुपए है, तो 633.6 स्क्वायर मीटर के लिए कितना हो जाएगा? वेरी गुड बच्चा, इट विल बिकम 10 मल्टीप्लाइड बाय 633.6, जो कि देगा बच्चा ₹6,336। तो फाइनली बच्चा मैं यहां पे लिख सकता हूं, द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड इज ₹6,336 एंड दैट्स हाउ यू गेट द फाइनल आंसर बच्चों। इजी क्वेश्चन है, नॉट एज सिंपल एज दैट फॉर द बिगिनर्स बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाकर ये क्वेश्चन इजी पड़ जाता है। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बच्चों। ओके, लेट्स गो फॉर अनदर वन। प्रॉब्लम सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 3 है। Some plastic balls of radius 1 centimeter were melted and cast into a tube. The thickness, length and outer radius of the tube were 2 centimeter, 90 centimeter and 30 centimeter respectively. How many balls were melted to make the tube? अब बच्चा ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसे लग रहा है, हाउ मेनी, सर रहने दो हम कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। समझने की कोशिश करना बच्चा, ये क्वेश्चन क्यों अलग है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर वेर मेल्टेड टू कास्ट इनटू ट्यूब। मतलब आप लोग को बच्चों यहाँ पे प्लास्टिक बॉल्स थे आपके पास एंड उसको मेल्ट किया एंड एक सिंगल सा ट्यूब बनाया। अब ट्यूब का मतलब क्या होता है? सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है। सबसे पहले बच्चा डायमेंशंस ऑफ अ प्लास्टिक बॉल की बात करते हैं, जो कि स्फीयर है। हमारे पास यहाँ पे रेडियस देकर रखा है 1 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कैपिटल R से बोला है, सिंपल। उसके बाद बच्चा डायमेंशंस ऑफ अ ट्यूब में यहाँ बच्चा आप लोग देख सकते हैं, ट्यूब तो सिलेंडर है वो तो फिर भी ठीक है, बट यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि ये हॉलो ट्यूब है? अब ये कहानी में ट्विस्ट है बच्चों। इसके पहले हम लोग ने जो भी चीजें बातें की उसमें सब जगह पे हम सॉलिड ट्यूब के बारे में बात करते हैं, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, जो भी हो। अब हम लोग हॉलो पे फोकस कर रहे हैं। हॉलो क्यों आया, कैसे पता चला? जरा सोचो बच्चों, जरा देखोगे आपको पता चलेगा कि सिलेंडर में तो हमने 2 ही चीजें पढ़ी थी, एक होता है उसका हाइट, दूसरा होता है उसका रेडियस भाई।
बट यहां पे देखो आपको तीन तीन डायमेंशंस देके रखे हैं। इन्होंने यहां पे लेंथ देके रखा है एंड रेडियस ना देकर आउटर रेडियस दिया है। जरा सोचो बच्चों, कभी वो आउटर रेडियस देंगे? जाहिर सी बात है, जब आउटर रेडियस तभी देंगे जब इनर रेडियस भी होगा। एंड बच्चों, इनर रेडियस किसके पास होता है? पूरा सॉलिड फिगर के पास इनर रेडियस होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप हॉलो स्फीयर देखते हो या फिर हॉलो ट्यूब देखते हो तो आपको पता चलेगा बच्चा कि उसका आउटर रेडियस भी होता है, अंदर का भी एक रेडियस होता है, क्योंकि वो होल है ना। समझ में आ गया? तो इन्होंने आउटर रेडियस देकर रखा है, इन्होंने लेंथ देकर रखा है, थिकनेस भी देकर रखा है। इससे मुझे पता चला बच्चा कि सिलेंडर जो था वो हॉलो ट्यूब था। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स? बच्चों सबको समझ में आ गया? अब बच्चों यहां पे आउटर रेडियस को मैंने R1 करके बोला है क्योंकि मुझे इनर रेडियस को R2 बोलना था। एंड यहां पे थिकनेस देकर रखा है 2 सेंटीमीटर। बच्चों जरा दिमाग लगाओ, आपको समझ में आना चाहिए। आपका रेडियस है ना, बाहर का रेडियस वो 30 सेंटीमीटर का है एंड आपका थिकनेस जो है ना बच्चा, वो थिकनेस, उसका थिकनेस कितना है? 2 सेंटीमीटर का है। तो बच्चा इनर रेडियस कितना हो जाएगा? आउटर रेडियस माइनस द थिकनेस। तो आपको इनर रेडियस मिलेगा बच्चों, इनर रेडियस R2 विल बी इक्वल टू 30 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आपको R1 भी मिल गया, आपको R2 भी मिल गया। एंड उन्होंने हम लोग से यहाँ पे हाइट भी देकर रखा है। वो हाइट कितना देकर, लेंथ दिया है बच्चा, हाइट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट बच्चों आप लोगों को समझ जाना। ओके, तो नंबर ऑफ बॉल्स मेल्टेड, द नंबर ऑफ बॉल्स मेल्टेड, कितना नंबर ऑफ बॉल्स? हम लोग ने क्या सीखा है बच्चा? इट्स ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्वांटिटी, तो वॉल्यूम ऑफ द हॉलो ट्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, क्योंकि आपके पास काफी सारे बॉल्स है यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉल। वॉल्यूम ऑफ द हॉलो ट्यूब का फॉर्मूला, अब बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ द हॉलो ट्यूब तो बोला है, बट बच्चों सबको पता है ट्यूब तो सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर होता है। बराबर ना सर? रॉन्ग, राइट है, बट वो सॉलिड फिगर के लिए। हॉलो स्फीयर के लिए बच्चों आपका जो वॉल्यूम होगा उसमें बच्चा आप अंदर का जो हॉलो वाला पार्ट है उसके वॉल्यूम की तो आपको जरूरत ही नहीं है, तो वो क्यों लेना है? तो यहां पे थोड़ा सा चेंज होता है बच्चों। पाई आर स्क्वायर एच हुआ करता था, उसमें पाई तो पाई ही रहेगा, एच भी एच ही रहेगा। आपको जो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, वहां पे सबसे पहले एक ही रेडियस हुआ करता था, इसलिए आर स्क्वायर। अब आपके पास दो दो रेडिया है, एक है R1 एक है R2, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। समझ में आ गया? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। क्लियर? ये होता है हॉलो स्फीयर के लिए या फिर हॉलो ट्यूब के लिए या फिर कोई भी हॉलो वाले थिंग हो, इसके लिए यूज होता है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, तो बॉल का वॉल्यूम बच्चा क्या होता है? स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सबको पता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, जो कि कैपिटल आर है। यहां पे पाई और पाई गेट्स कैंसल्ड बच्चों, सबको पता है। तो आपके पास बचता है बच्चों R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, जो कि 30 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय एच का वैल्यू कितना है बच्चों? 90 था, डिवाइडेड बाय 4/3 वैसे ही रहेगा। पाई को रहने दो वैसे ही, पाई को गया, सॉरी, आर क्यूब का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? इट विल बिकम 1 क्यूब, वो तो गया। तो बच्चा 30 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, बट ये 4/3 का बच्चा मैं 3/4 कर सकता हूं, क्योंकि 4/3 नीचे तो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल बनेगा। एंड 30 स्क्वायर होता है बच्चों 900, 28 स्क्वायर होता है बच्चा 784 एंड 90 एज इट इज। 900 माइनस 784 पहला करो बच्चों, आपको एक सिंपल सा आंसर मिलेगा, उसको 90 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो पहला 4 से डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करो। आपको यहाँ पे एक आंसर मिलेगा 7830 करके, एक बड़ा आंसर मिलेगा, बट आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। एंड फिर से देखो बच्चों, हाउ मेनी वाला क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे डेसिमल में आंसर मिल ही नहीं सकता। यू हैव टू गेट द आंसर इन इंटीजर्स, अ नेचुरल नंबर। आई गॉट द फाइनल आंसर बच्चों, 7830 balls were melted to make the tube and it was as simple as that। शायद से समझ में आगे रहेगा बच्चों आप लोगों को हॉलो ट्यूब के बारे में, या फिर हॉलो कोई भी चीज होगा तो उसमें कैसे करना होता है, समझ में आ गया? तो क्यों ना बच्चा एक और लास्ट क्वेश्चन लिया जाए आज के सेशन का। यस बच्चों, द फाइनल क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर एंड द थिकनेस ऑफ अ हॉलो मेटल स्फीयर। इस बार तो उन्होंने हम लोग को हॉलो ऑलरेडी बोल के रखा है। हॉलो मेटल स्फीयर है बच्चा आर 12 सेंटीमीटर एंड 0.01 मीटर रेस्पेक्टिवली। The density of the metal is 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अचानक से डेंसिटी आ गया, फिजिक्स वाला क्वेश्चन बना दिया। फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड द मास ऑफ द स्फीयर।
इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहले उन्होंने बोला है बच्चा हॉलो मेटल स्फीयर है, तो डायमेंशंस ऑफ अ हॉलो मेटल स्फीयर में सबसे पहले उन्होंने हमसे डायमीटर दिया है बच्चा, जो कि ऑब्वियस है कि हॉलो स्फीयर का उन्होंने जो डायमीटर देके रखा है उन्होंने वहां पे मेंशन नहीं किया है, बट जब मेंशन नहीं करेंगे तो समझ जाने का कि वो आउटर डायमीटर की बात हो रही है। आउटर डायमीटर जिसको मैं D1 बोलूंगा 12 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ बच्चा, तो आप लोग को आउटर रेडियस मिल जाएगा जो कि 6 सेंटीमीटर है। वेरी सिंपल। एंड आउटर रेडियस अगर आपको 6 सेंटीमीटर मिल गया है बच्चों, तो जरा मुझे बताओ, यहां पे उन्होंने थिकनेस भी देके रखा है यार 0.01 मीटर। मुझे 0.01 मीटर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर बच्चा आउटर रेडियस, बाहर का रेडियस 6 सेंटीमीटर का है एंड थिकनेस बच्चा 1 सेंटीमीटर का है, तो अंदर का रेडियस क्या मिलेगा? वेरी गुड बच्चा, 6 - 1 मिलेगा विच इज 5 सेंटीमीटर। आपको R2 भी मिल गया। यहां तक तो ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है सिमिलरली। ओके, इनर रेडियस मिला, आउटर रेडियस मिला, रेडियस ही तो चाहिए स्फीयर के लिए, और क्या चाहिए होता है। अब बच्चों यहां पे इन्होंने हम लोग से सबसे पहला फाइंड करने बोला है, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया। बच्चा आउटर सरफेस एरिया निकालने के लिए अब सबसे पहला सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सभी लोगों को पता है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 4πr²। यहां पे मैं 4πr² में मैं यहां पे 4πr1² लिखा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर क्यों ऐसा? सवाल को जरा ध्यान से पढ़ो। आउटर सरफेस एरिया चाहिए, आउटर सरफेस एरिया, मुझे सिर्फ बाहर के सरफेस एरिया को चाहिए। अगर आपको बाहर का सरफेस एरिया चाहिए तो ऑब्वियसली आपको बाहर का ही रेडियस की जरूरत पड़ेगी, अंदर के रेडियस की क्या करना है? समझ में आ रहा है? इफ यू नीड अ आउटर सरफेस एरिया यू विल बी नीडिंग एन आउटर रेडियस, इसलिए R1। हाँ, अगर उन्होंने हमसे इनर सरफेस एरिया पूछा होता तो हम इनर रेडियस का इस्तेमाल करते, बट हमें इनर रेडियस पूछा ही नहीं है, तो आउटर सरफेस एरिया पूछा है, तो 4πr1²। यहां बचा 4 मल्टीप्लाइड में, अगर आप लोग R1 का वैल्यू देखोगे तो R1 का वैल्यू तो 6 है, तो यहां पे बचा मैं 3.14 लूंगा, बिकॉज 22/7 का कोई फर्क ही नहीं है, यहाँ पे यूज ही नहीं है। तो बचा R1² विल बी 6²। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर 36 है। तो सॉल्व करके देखो, आपको आंसर मिलेगा 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज हाउ बच्चा आपका सबसे पहला क्वेश्चन खत्म भी हो गया। हाँ, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया निकाल लिया। अब बच्चा मास ऑफ द स्फीयर, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब मास ऑफ द स्फीयर का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं किया, बट हमने एक चीज तो जरूर पढ़ा है बच्चों। वो क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है बच्चा, क्या पढ़ा है बच्चों? डेंसिटी इज इक्वल टू, फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं बच्चों? एब्सोल्युटली, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको मास चाहिए तो आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, जो कि देखे रखा है, बट वॉल्यूम भी तो जरूरत पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना है, तो जरा संभल कर बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालने के लिए आपको यहां पे स्फीयर का वॉल्यूम जो निकालना है वो सॉलिड स्फीयर नहीं है, वो एक हॉलो स्फीयर होने के वजह से फॉर्मूला क्या बनेगा? अभी स्फीयर का फॉर्मूला था 4/3πr³, बट यहां पे r³ नहीं होने वाला है, सो 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एंड r1³ माइनस r2³ हो जाएगा। वॉल्यूम निकालते वक्त सिर्फ एक ही रेडियस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोनों का करना पड़ेगा, r1³ माइनस दी r2³। सिंपल। तो बच्चों यहां पे 4/3 विल रिमेन द सेम। मैंने यहां पे बच्चों पाई के जगह पे 22/7 डाल दिया। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, बोल रहे होंगे सर पहले वाले में आप 3.14 डालते हो, दूसरे में आप 22/7 डालते हो, क्या बोलना क्या चाह रहे हो? मैंने वहां पे 3.14 डाला था बिकॉज वहां पे जरूरत ही नहीं थी बच्चा, क्योंकि 22/7 का वहां पे यूज नहीं हो सकता था, यहां पे हो रहा है क्योंकि मुझे पता है बच्चों r1³ माइनस r2³ आप लोग देख सकते हैं, तो r1³ है 6 का क्यूब, r2³ है 5 का क्यूब। आप लोग देख सकते हैं बच्चों 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 के बाद अब 6 का क्यूब होता है बच्चों, सबको पता है 216, एंड यहाँ पे 5 का क्यूब होता है 125। तो जरा सॉल्व करोगे तो 91 मिलेगा, जो 7 के टेबल में जाता है। 7 के टेबल में जाता है बच्चों, 7 के टेबल से कैंसिलेशन करना है इसको। आंसर 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 91/7 जो आंसर मिला है उसको डिवाइड बाय 3 करना, आपको आंसर मिलेगा 381.33 सेंटीमीटर क्यूब। बट बच्चों ये जो आपको आंसर मिला है ये तो वॉल्यूम मिला है, वॉल्यूम मिलकर फायदा नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम करके क्या करेंगे, यहां पे इन्होंने मास निकालने बोला है बच्चा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आपका डेंसिटी है बच्चा कितना, वॉल्यूम कितना है आपको सबको पता है। वॉल्यूम आपको मिला है 381.33 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी जो मिला है बच्चा ऊपर दिया है 8.88।
वेरी सिंपल। तो 381.33 और 8.88 को आपको फाइनल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यू गेट द आंसर हो रहा है 3386.21। एंड ग्राम्स कैसे बोल पाया? बिकॉज डेंसिटी जो देकर रखा था उन्होंने 8.88 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब बोला था, इसलिए मुझे यहाँ पे आंसर ग्राम्स में मिला। इज दैट क्लियर? आप चाहो तो इसको ग्राम्स को केजीज में लिख सकते हैं 3.38 केजी करके, मैंने नहीं लिखा। तो फाइनली मैंने आंसर लिखा बचा द आउटर सरफेस एरिया इज 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मास इज 3386.21 ग्राम्स। एंड दिस इज हाउ आई फाइनली एंड अप विद दिस क्वेश्चन बच्चों। एंड फाइनली वंस एंड फॉर ऑल हमारे यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, उसके बाद कोन, सिलेंडर, ये सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पूरी तरह से हो गए हैं। एंड दीज आर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच कंट्रीब्यूट टू अराउंड 50% ऑफ योर एंटायर मेंसुरेशन। मतलब हमने बच्चा ये 2 सेशन में ही ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टॉपिक खत्म कर लिया है। अब बचा हुआ 50% हम आगे आगे लेके आएंगे। नेक्स्ट सेशन रहेगा बच्चा द सेशन ऑन फ्रस्टम। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे बोलते तो नहीं है कि सिंपल है, डिफिकल्ट लगता है, बट है बड़ा सा आसान। सिर्फ 4 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। एंड अगर मेरी बात मानो तो बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे इनकरेज नहीं कर रहा ये सुनने के लिए, बट फिर भी बोलना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आप लोग को दिखा है ऐसे कभी बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आए नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे कभी आएंगे नहीं, बट इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन और इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले सवाल थोड़ा पूछना थोड़ा सा लेस ऑब्वियस है, क्योंकि बोर्ड्स वालों को भी पता है बच्चा कि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए। एंड दैट इज द मेन रीजन आज तक ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे नहीं गए। बट बच्चों बैकअप के लिए आप लोग ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके जा सकते हैं, प्रैक्टिस करें। एग्जाम में अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, थियरम वगैरह कुछ आता है, तो एटलीस्ट आपको कैलकुलेशन ही सही बट आपको सॉल्व करने तो आ जाएगा। ओके, इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। इट वाज रियली अ लॉन्ग सेशन बच्चों टुडे, एंड आई होप बच्चों आप सभी लोगों ने इसको समझते समझते आप थक गए होंगे, बट होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखें अगर चीजों को समझना रहेगा तो। एट द सेम टाइम अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो बच्चों इफ यू वांट टू कीप मी मोटिवेटेड, आपको और ऐसे टॉपिक्स चाहिए रहेंगे, तो यू कैन एक्चुअली एटलीस्ट डू वन सिंपल थिंग विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इफ यू रियली जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो। एंड ऑब्वियसली कमेंट में छोड़ना भी कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चीज है कि आपको सच में समझ में आ रहा है। इट विल बी रियली अ मोटिवेशन थिंग फॉर मी, क्योंकि काफी मेहनत कर रहा हूँ बच्चों ये सब चीजें लाने के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑल दिस थिंग्स, एंड ये सारे चीजें यहाँ पे PPTs का बनाना is a very difficult task, but I'm still doing it. A simple motivation will definitely help me out. So बच्चों, thank you so much for joining. It was really nice teaching you all. मिलते हैं next session में, तब तक take care of yourself. Love you all. Thank you so much and happy learning.